हाय एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग, और इस टाइम में भी हमें अपनी पढ़ाई को बिल्कुल नहीं डिस्टर्ब करना। हमें पढ़ते रहना है और आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि ये जो टाइम है ना आपके लिए बहुत अच्छा है। मैं सच बोलूँ तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम बचता है जिसमें आप पढ़ाई कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पढ़ सकते हो, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हो, बहुत सारी वीडियोस देख सकते हो, है ना। तो आज हम करने वाले हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक, और वो जो टॉपिक है वो सबको डिफिकल्ट लगता है, बट इट इज़ दैट सो। ये बिल्कुल आसान चैप्टर है। अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे ना तो बहुत मज़ा आने वाला है इस चैप्टर को समझने के लिए। ठीक है, तो हमारे चैप्टर का नाम है क्या भाई? हम पढ़ने क्या वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनामिक्स। हम पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनामिक्स। अब बात तो ये है कि मुझे थर्मोडायनामिक्स है ये पढ़ना क्यों है ना भाई। कोई नया सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें वो पढ़ना क्यों चाहिए, पहले तो ये पता करना पड़ेगा भाई, है ना। तो अगर मैं सिंपल सी बात कहूँ तो मुझे अगर घर का एक फैन चलाना है ना, अगर मुझे घर में फैन चलाना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है? स्विच ऑन करते हो तो आप अपने फैन को चलाने के लिए क्या प्रोवाइड करा रहे हो उसे? ऑफ कोर्स हम उसे प्रोवाइड करा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो मैंने क्या किया? मैंने इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया। ठीक है, मैंने क्या किया? इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया। मतलब मैंने, अगर मैं बोलूं तो मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज किया है। मैंने क्या यूज किया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज किया, क्योंकि मैंने स्विच ऑन किया, है कि नहीं। अगर मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज किया और उसके बाद जाके ये फैन जो था वो चलना शुरू हो गया, है ना। अगर ये फैन चलना शुरू हो गया तो आपकी ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हुई? वो कन्वर्ट हो गई मैकेनिकल एनर्जी में। वो किस में कन्वर्ट हो गई बेटा? वो कन्वर्ट हो गई हमारी मैकेनिकल एनर्जी में, है ना। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो गई मैकेनिकल एनर्जी में। इसका मतलब कि यहाँ पे हमने एनर्जी का कन्वर्जन देखा कि एनर्जी जो थी वो कन्वर्ट हो रही थी। अब इस एनर्जी को यहाँ से यहाँ तक लेके जाना पड़ेगा तो कुछ ना कुछ तो काम होगा ना बीच में। मैंने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करने से मैकेनिकल एनर्जी जो आपका फैन था वो चलने लगा, लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ तो रहा होगा ना। अब हमें वही तो पढ़ना है, उसी चीजों को तो समझना है। और थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है बाबा? क्या मतलब है इसका? थर्मो मतलब हीट, है ना, और डायनेमिक्स मतलब इमोशन। अगर मेरी हीट जो है वो मोशन में है तो वहां मैं थर्मोडायनेमिक्स को देखने वाली हूँ, बिल्कुल देखने वाली हूँ। हम कहते हैं ना कि हमने जैसे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, हमने स्विच ऑन किया और फिर फैन चलना शुरू हुआ तो उससे निकला एक हीटिंग इफेक्ट। निकलता है ना भाई, करंट, रेजिस्टेंस दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं। जितना ज्यादा हीटिंग इफेक्ट उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, कहते हैं ना। पढ़ा होगा आपने 10th क्लास में, फिजिक्स में पढ़ा होगा, है कि नहीं। इसका मतलब मुझे कुछ ना कुछ हीटिंग इफेक्ट मिलेगा तभी जाके तो ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। मतलब हीट का कुछ ना कुछ तो लेना देना है। यहाँ पे मुझे दिख रही है हीट इन मोशन, यहाँ दिख रही है मुझे हीट इन मोशन। इसका मतलब कहीं पे भी कोई एनर्जी कन्वर्ट हो रही है तो वहां हीट का कुछ ना कुछ तो लेना देना है। और अगर हीट का कुछ ना कुछ लेना देना है तो वहां हम पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स। अब हमें लग रहा है भाई ये तो बहुत कुछ है हमारे घर में, बहुत कुछ, पूरा का पूरा घर। इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए ही, इलेक्ट्रिसिटी के बिना एसी नहीं चलेगा, कूलर नहीं चलेगा, फ्रिज नहीं चलेगी, है कि नहीं। इसका मतलब है हर जगह पे थर्मोडायनेमिक्स तो मिलने ही वाली है। ओके, थर्मोडायनेमिक्स मिलने वाली है, चलो ठीक है, मिलने वाली है थर्मोडायनेमिक्स, इसलिए मुझे पढ़ना भी पड़ेगा थर्मोडायनेमिक्स। तो ये पता चला थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना क्यों है। पढ़ना इसलिए है भाई कि ये सब चीजें जो हम एनर्जी कन्वर्जन देख रहे हैं उसमें हीट का कुछ ना कुछ तो लेना देना है। और थर्मोडायनेमिक्स का मतलब यही होता है कि हीट मोशन में है, मतलब एनर्जी का कन्वर्जन
और एनर्जी कैसे कन्वर्ट हो रही है, ये सब मुझे देखना पड़ेगा। तभी मुझे पता चलेगा कि यहाँ थर्मोडायनेमिक्स हो रही है ना? थर्मोडायनेमिक्स यहाँ हो रही है। ओके, इसका मतलब क्या है कि मुझे हर जगह पे थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ना पड़ेगा। मतलब थर्मोडायनेमिक्स मेरे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि मेरे हर एक घर की चीजों में मुझे थर्मोडायनेमिक्स दिख रहा है, क्योंकि हीट हर जगह पे है, मोशन में जा रही है भाई। कहीं पे भी देखो तो एनर्जी तो कन्वर्ट हो ही रही है। मैं एक्सरसाइज करूं, वेट लूज करूं, वहां पे भी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है ना? जो स्टोर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो रही है। किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, किस मोड में कन्वर्ट हो रही है, ये देखना जरूरी है। मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, कम्युनिकेशन जो हमारे बीच में हो रहा है, उसके लिए मेरी आवाज आप तक जाना जरूरी है। और उसके लिए ये भी तो जरूरी है कि हम दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन तो हो, जिससे ये कन्वर्जन मैं पॉसिबल करा पाऊँ। तो मतलब है कि हर चीज में दो चीजें तो इन्वॉल्व होगी ही, और वही देखेंगे हम थर्मोडायनेमिक्स। ओके, मतलब थर्मोडायनेमिक्स मुझे पढ़ना क्यों है? क्योंकि मेरे पास बहुत एप्लीकेशंस हैं। रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है, उसमें भी थर्मोडायनेमिक्स है। एसी कैसे काम करता है, उसमें भी थर्मोडायनेमिक्स है। मतलब थर्मोडायनेमिक्स तो हर जगह मिलने वाला है। फ्रिज किसे नहीं यूज करना, सबको यूज करना है। ठंडा पानी किसे नहीं चाहिए गर्मी में, सभी चाहिए, सबको ही चाहिए। कोल्ड ड्रिंक सबको चाहिए, तो सबको सब कुछ चाहिए। तो समझो तो जरा ये सब होता कैसे है, और इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का रोल क्या है, इसके पीछे का काम क्या है, ये सब कुछ समझना तो पड़ेगा ही। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स को। और एप्लीकेशन पार्ट तो बहुत ज़्यादा हो गई, लेकिन ये हमें क्या क्या बताएगा और क्या नहीं बताएगा वो भी समझना ज़रूरी है भाई। पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं ये पढ़ क्यों रही हूँ। दूसरा, मुझे ये पता होना चाहिए कि ये जो थर्मोडायनेमिक्स है वो मुझे क्या क्या सिखा सकता है। तीसरा, मुझे ये पढ़ना चाहिए कि क्या मुझे नहीं पता चलेगा इससे किस चीज़ों पे ये डीलिंग करता है, किस चीज़ों पे ये डीलिंग नहीं करता। ओके, अगर मैं रेफ्रिजरेटर की बात करूँ तो मैं रेफ्रिजरेटर के अंदर टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकती हूँ, है ना? बढ़ा सकती हूँ, कम कर सकती हूँ, हीटिंग इफेक्ट रोक सकती हूँ, ज़्यादा कर सकती हूँ, इसका मतलब वहाँ पे हीट इन मोशन तो है और वहाँ थर्मोडायनेमिक्स तो है। और थर्मोडायनेमिक्स के अंदर मैं टेम्परेचर की बात कर सकती हूँ, प्रेशर की बात कर सकती हूँ, वॉल्यूम की बात कर सकती हूँ, मोल्स की बात कर सकती हूँ, लेकिन एटम्स की बात नहीं कर सकती। क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ें मैं एक फ्रिज के अंदर जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, जो हीटिंग इफेक्ट चेंज हो रहा है, उसके बारे में तो बात कर सकती हूँ, लेकिन उसके अंदर के छोटे छोटे एटम्स, उनकी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, उनकी बात नहीं कर सकती। क्योंकि ये उन चीज़ों तक तो पहुँच सकता है, लेकिन उसके बाद ये नहीं पहुँचेगा। तो भाई क्या करें, कैसे डीलिंग करें, ज़रा वो समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर मैं बोलूँ कि मेरा फैन जो है वो चले, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी, तो वो तो हीटिंग इफेक्ट ही बताएगा ना। इसका मतलब थर्मोडायनेमिक्स ये जरूर बताएगा कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, हीट जाएगी नहीं जाएगी, ये मेरा थर्मोडायनेमिक्स मुझे जरूर बताएगा। तो मुझे फर्स्ट पॉइंट ये बताएगा क्या, व्हाट काइंड ऑफ थिंग, जो मुझे पता चले थर्मोडायनेमिक्स से, तो मुझे पता चलेगा स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, या मैं बोलूं फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। ये मुझे बताएगा कि मेरा रिएक्शन फिजिबल होगा कि नहीं होगा, चलेगा या नहीं चलेगा, आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, भाई इतना ही बताएगा थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये मुझे बताएगा कि अगर मेरा रिएक्शन होगा तो कहाँ तक होगा। सिंपल सी बात है यार, रेगुलेटर चेंज करते हैं तो फैन जो है वो धीरे ज्यादा हीट जितनी दोगे आप, जितनी आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी उससे प्रोवाइड कराओगे, जितना आप करंट दोगे, उतनी ही तो सप्लाई होगी। तो वहां पे भी हीटिंग का कुछ ना कुछ तो लेना देना है। मतलब ये मुझे जरूर बताएगा कि रिएक्शन कहाँ तक जाने वाला है, एक्सटेंड ऑफ रिएक्शन कहाँ तक जाएगा, कितनी दूर तक जाएगा मेरा रिएक्शन, ये भी बताएगा। तो ये मुझे बताएगा
एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कि मेरा रिएक्शन कितनी दूर तक जाने वाला है, ये मुझे ये भी बताएगा भाई जितनी ही मैं एनर्जी दूंगी उसी से तो मेरा काम चलेगा, नहीं दूंगी तो फैन भी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ना, तो एक्सटेंट तो जरूर बताएगा। लेकिन क्या ये मुझे ये बता सकता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वो चीज खत्म हो जाएगी, या एक पर्टिकुलर टाइम पे ही रिएक्शन होगा? क्या ये मुझे ये बताएगा? क्या हीट आना जाना ये बता सकती है, लेकिन क्या ये हीट एक परफेक्ट इंटरवल बता सकती है मुझे? नहीं बता सकती, नहीं बता सकती भाई। एक पर्टिकुलर टाइम मुझे ये थर्मोडायनेमिक्स नहीं बताता, क्योंकि हीट एक मोशन में है, और जब कोई चीज मोशन में है, हम उसके साथ डीलिंग कर रहे हैं, तो हम कैसे बताएंगे कि टाइम कितना हुआ भाई, कितने टाइम में रिएक्शन पूरा हो जाएगा? तो ये मुझे टाइम नहीं बताएगा। तो इसकी एक लिमिटेशन क्या हो जाएगी कि ये मुझे टाइम नहीं बताएगा, ये मुझे रेट नहीं बताएगा। नो रेट डिटर्मिनेशन, ओके, ये मुझे रेट डिटरमाइन करके नहीं देगा, मुझे नहीं देगा रेट डिटरमाइन करके। रेट मतलब मुझे टाइम बताएगा ही नहीं, तो बताएगा कौन? ये मुझे बताएगा काइनेटिक्स। जब हम 12th में पढ़ेंगे ना बेटा, तब मुझे बताएगा काइनेटिक्स कि एक्चुअली ये टाइम मुझे पता कैसे चलना चाहिए, पता तो चलना ही चाहिए। ओके, तो मुझे ये नहीं बताएगा। चलो मान लिया अब हीट मोशन में है ना, मुझे पता चला कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो गया। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में जब कन्वर्जन हुआ, तो मैं चाहे इस रूम का फैन चलाऊं, चाहे मैं ये स्विच दबा के उस रूम का फैन चलाऊं, चाहे मैं इसी स्विच से तीसरे रूम का फैन चलाऊं, मैं एसी चलाऊं, रिमोट से चलाऊं, कुछ चलाऊं, तो क्या मुझे ये कोई मैकेनिज्म बता सकता है? क्या मुझे ये मैकेनिज्म बता देगा? कोई हीट मोशन में है तो क्या वो मुझे मैकेनिज्म बता सकती है? नहीं बता सकती। मैकेनिज्म वो ही लोग बता सकते हैं जो मुझे परफेक्ट टाइम बताएंगे। जो मुझे बताएगा परफेक्ट टाइम वही मुझे बताएगा मैकेनिज्म। जैसे कि मान ले अगर मुझे जाना है घर से एक शॉपिंग मॉल, ठीक है, मुझे जाना है घर से शॉपिंग करने जाना है, तो मैं एक मॉल जाऊंगी जो मेरे घर के पास है। अब मैं उस मॉल में जाना चाहती हूँ, मेरे घर से जितना टाइम लगेगा वही तो मेरे पीछे का मैकेनिज्म कि मैं किस जगह से गई, कैसे गई, वो मैकेनिज्म होगा मेरा। मैं कैसे गई, मैं कहाँ तक पहुंची, मैंने रूट क्या लिया, मैंने क्या यूज़ किया, कार यूज़ किया, स्कूटी यूज़ की, मैं कितनी स्पीड से गई, वो सब मुझे ये तो नहीं बता सकता, क्योंकि इसकी तो हीट मोशन में है। ये मुझे फाइनल और इनिशियल ये बता सकता है, लेकिन जो हीट है वो मोशन में है, तो क्या वो मुझे मैकेनिज्म बताएगी? जब वो मुझे टाइम ही नहीं बता सकती तो मुझे मैकेनिज्म कैसे बताएगी? एक परफेक्ट टाइम पे अगर आप स्कूल पहुंचते हो तो ये डिपेंड करता है कि आप कार से गए, आप बस से गए, या आप स्कूटी से गए। क्योंकि अगर मैं स्कूटी से जाऊंगी तो ट्रैफिक भी होगा, तो ऐसे घूम घूम के निकल जाऊंगी, है ना, निकल जाऊंगी आराम से, तो टाइम कम लगेगा। जो मुझे टाइम बताएगा वही मुझे मैकेनिज्म बताएगा, तो ये मुझे मैकेनिज्म नहीं बताएगा, ठीक है। So it does not, there is no mechanism detection, यहाँ पे कोई मैकेनिज्म नहीं बताएगा, यहाँ पे हमें कोई मैकेनिज्म नहीं पता चलने वाला। There is no mechanism determination, no, not at all possible, because टाइम ही नहीं बता सकता तो मैकेनिज्म कैसे बताएगा? ओके, थर्ड पॉइंट क्या है? ये जो थर्मोडायनेमिक्स है इससे मैं सीख सकती हूँ कि मेरा रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है, या मेरी फ्रिज कैसे काम करती है। ऑफ कोर्स मैं अगर एसी चलाना चाहती हूँ तो एसी कैसे काम करता है, कूलर कैसे काम करता है, क्या क्या चीज़ें कैसे काम करती है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी पंखे को कैसे चलाती है, ये सब मुझे पता चल जाएगा। तो ये सब चीज़ें तो एक मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है ना, बड़े बड़े सिस्टम हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं इंफॉर्मेशन निकाल सकती हूँ। अगर मैं एक पानी की बोतल लूँ, उस पानी की बोतल में कितना पानी है उसका मैं वॉल्यूम बता सकती हूँ, मैं प्रेशर बता सकती हूँ, मैं टेम्परेचर भी बता सकती हूँ, लेकिन क्या मैं उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स की इंफॉर्मेशन बता सकती हूँ? क्या मैं बता सकती हूँ उस मॉलिक्यूल्स के अंदर हीटिंग इफेक्ट कितना है? नहीं बता सकती भाई। हीट इन मोशन
बड़ी बड़ी चीज़ों में दिखाई देती है, बड़ी बड़ी चीज़ों में आप डिटरमाइन कर सकते हो, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों में डिटरमाइन करना मुश्किल है। ये मुझे बड़ी चीज़ें तो बता देगा, प्रेशर बता देगा, वॉल्यूम बता देगा, टेम्परेचर बता देगा, लेकिन उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मुझे नेक्स्ट रिलेशन से पता चलेंगे। थर्मोडायनेमिक्स मैक्रोस्कोपिक सिस्टम तक जाएगा, ये जाएगा मैक्रोस्कोपिक सिस्टम तक। ये सिस्टम किस पे वैलिड है? मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। लेकिन अगर मैं माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एटम्स, उनके तक जाना चाहती हूँ तो मैं मैक्रो से माइक्रो जरूर जा सकती हूँ। मेरे पास काफी रिलेशन है जिससे मैं मैक्रो से माइक्रोस्कोपिक सिस्टम तक जा सकती हूँ, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स डायरेक्टली यहाँ नहीं जा सकता। डायरेक्टली थर्मोडायनेमिक्स माइक्रोस्कोपिक सिस्टम तक नहीं डील कर सकता, क्योंकि हीट मोशन में है, उसको दिखाना, उसको मेजर करना, उसको चेक करना, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब चीजें मैक्रोस्कोपिक है, एक मॉलिक्यूल के लिए नहीं है। तो मुझे मॉलिक्यूल तक पहुंचना है तो मैं उस पूरे कंटेनर का वॉल्यूम निकालूं, वहां से जाके मैं उसका रिलेशन मॉलिक्यूल्स तक भी पहुंच सकती हूँ, लेकिन डायरेक्टली मैं माइक्रोस्कोपिक सिस्टम तक नहीं पहुंच सकती। तो ये तो सिंपल बात हो गई कि ये मुझे बताएगा क्या और क्या ये नहीं बता सकता, किस सिस्टम पे ये डीलिंग कर सकता है, ये सब चीजें। ओके, तो चलो अब हम पढ़ते हैं एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स को लगाना कैसे, एक्चुअली इसको यूज कैसे करना है, ये मेरे घर में कैसे यूज हो सकता है, इसका मैं कैसे यूज करूँ, इसे कैसे फाइंड आउट करूँ, वेयर इज थर्मोडायनेमिक्स, कैसे कैसे देखूं मैं उसको, तो हम वो समझेंगे, वो समझने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, तो चलो आप इसे नोट डाउन कर लो बेटा, 1 2 3 4 5 एंड देन गो, लेट्स मूव इट। ओके, चलो देखते हैं। अब मैंने क्या किया, देखो बेटा थर्मोडायनेमिक्स ना बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत क्वेश्चंस होते हैं, बहुत चीज़ें समझनी होती हैं। तो ये मत सोचना कि कोई भी इंसान 1 घंटे में आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा देगा, कोई नहीं पढ़ा सकता। थर्मोडायनेमिक्स खुद में ही बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा, इसमें बहुत कुछ है सीखने को। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसको डीप में समझें, इतना अच्छे से समझें कि ज़रूरी नहीं है कि आपने जो क्वेश्चंस पढ़ा सिर्फ आप उसी के आंसर दे पाओ, आपने जो नहीं पढ़ा उसके भी आंसर्स आप देने के लिए कैपेबल रहो। उसके लिए आपको हर चीज़ को डेप्थ में पढ़ना चाहिए, हर चीज़ों को समझना चाहिए, और समझने के लिए अपनी डेली लाइफ को यूज़ करो यार, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, चलो अब अगर मुझे थर्मोडायनेमिक सिस्टम को देखना है तो हम नॉर्मल देख सकते हैं। मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करी और फैन को चला दिया। अब मैं थर्मोडायनेमिक्स को देखना चाहती हूँ तो मैं किसी एक चीज़ को देखूंगी ना। मान लेते हैं मेरे पास एक क्लास है, उस क्लास के अंदर काफी सारे बच्चे हैं, ठीक है, या फिर हमें सर्वे करना है, ठीक है, हमें सर्वे करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। ओके, दिल्ली यूनिवर्सिटी का मुझे सर्वे करना है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर मैं सबका सर्वे एक साथ तो नहीं कर सकती बेटा, हर एक कॉलेज का बारी बारी से करूंगी कि इस कॉलेज ने कितना मेंटेन किया अपने आप को, ये सामने वाले कॉलेज ने कितना मेंटेन किया खुद को, कितने इसके परसेंटेज आए, कितने बच्चे अच्छे हैं यहाँ पे, ये देखना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे हर एक कॉलेज की तरफ बढ़ना पड़ेगा बारी बारी से। ओके, तो मान लेते हैं हम सबसे पहले चलते हैं दौलत राम कॉलेज की तरफ, ठीक है। तो मैं अगर दौलत राम कॉलेज को ऑब्जर्व करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालूं, ठीक है, मैं उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालूं, तो वो क्या होगा, थर्मोडायनेमिक्स की टर्म्स में एक होगा सिस्टम। सिस्टम वो होता है विच यू वांट टू ऑब्जर्व, द थिंग विच यू वांट टू ऑब्जर्व, जिस चीज को आपको ऑब्जर्व करना है, जिस चीज को आपको समझना है, वो एक सिस्टम है। जैसे कि अगर मैं फैन की बात करूं तो फैन को मुझे चलाना है, तो मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी लूं, कोई भी एनर्जी लूं, है ना, विंड एनर्जी को भी यूज कर सकती हूँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके, फिर मैकेनिकल एनर्जी बना सकती हूँ, सोलर एनर्जी भी यूज कर सकती हूँ, बहुत काइंड ऑफ एनर्जी यूज कर सकती हूँ अपने फैन को चलाने के लिए, ठीक है। तो मेरा जो फैन है वो क्या है, सिस्टम, जिससे मैं ऑब्जर्व करूंगी, फैन चल रहा है, एनर्जी कन्वर्ट हुई, लेकिन सिस्टम कौन है, वो है मेरा फैन, है ना, वही है मेरा सिस्टम। ओके,
तो मैंने मान लिया कि जो मेरा सिस्टम है वो क्या है. सिस्टम इज अ थिंग विच यू वांट टू ऑब्जर्व, which I want to observe, okay, which is under observation. जो भी चीज अंडर ऑब्जर्वेशन रखोगे आप कि आप उसके बारे में समझना चाहते हो, तो हम उसे मान के चलेंगे कि वो सिस्टम है. अगर मुझे पता करना है एनर्जी कैसे कन्वर्ट हो रही है, कहाँ से कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, तो उसके लिए मुझे तो चाहिए ना कोई सिस्टम. बिल्कुल चाहिए ना, मुझे सिस्टम चाहिए. अब सिस्टम जो है उसकी ज़रूरत क्या है? क्यों भाई? क्योंकि मुझे एनर्जी को चेक करना है, मुझे एनर्जी की फॉर्म्स को चेक करना है. जब हमने पढ़ा इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है, तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैकेनिकल दोनों की दोनों एक फॉर्म हुई ना, एनर्जी की एक फॉर्म है. और जो ट्रांसफर हो रहा है वो कौन है? वो है हमारी हीट इन मोशन, है ना. मतलब दो चीजें थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ने वाले हैं. एक तो एनर्जी की फॉर्म, है ना, एक सिस्टम को ऑब्जर्व करके थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ेंगे क्या? एक हम पढ़ेंगे एनर्जी की फॉर्म, है ना, एनर्जी की फॉर्म, है ना, एनर्जी फॉर्म, फॉर्म ऑफ एनर्जी. हाँ लिख देते हैं हम, फॉर्म ऑफ एनर्जी. जैसे कि अगर मुझे फैन को चलाना है तो मुझे क्या चाहिए? इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, है ना. और जिसमें मैंने कन्वर्ट किया वो क्या है? मैकेनिकल एनर्जी, है ना बेटा, वो मैकेनिकल एनर्जी है. एक तो मुझे ये चाहिए फॉर्म ऑफ एनर्जी. दूसरी क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी तक जब आप पहुंचे, जब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी तक आप पहुंचे, तो उसके बीच में कौन था? हीट इन मोशन जा रही है भाई. हीट का कुछ ना कुछ तो काम है, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा हीटिंग इफेक्ट. हीट का कुछ ना कुछ काम तो है. इसका मतलब है दूसरा हो गया मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. किस मोड में मैं एनर्जी को ट्रांसफर करूं, है ना. अगर मुझे मोड देखना है तो मुझे एक चीज तो बड़ी खास दिख रही है, एक तो हीट ही है, क्योंकि हीट जब मोशन में है तभी तो एनर्जी के साथ डीलिंग होने वाली है. और ये दोनों चीजें किस पे दिखेगी मुझे? सिस्टम पे. सिस्टम मेरा फैन है ना, और फैन में ही दो फॉर्म ऑफ एनर्जी है और उनका कन्वर्जन किसी मोड में हो रहा होगा, ट्रांसफर किसी ना किसी मोड में तो हो ही रहा होगा. तो वो है हमारी हीट. हीटिंग इफेक्ट दिखाई दे रहा है. देखा है कभी जो फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर होता है, वो पीछे से ना काफी गर्म हो जाता है. जितना ज्यादा देर आप रखते हो उसे, काफी टाइम, पूरे दिन ही चला होता है रेफ्रिजरेटर तो. या एसी देखो, एसी ना बाहर से काफी गर्म हो जाता है. क्यों भाई? क्यों? क्योंकि हीटिंग इफेक्ट तो लगता है, हीट तो जा रही है मोशन के अंदर, है ना. तो अगर हीट जा रही है तो मिलने वाला है थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि मुझे सिस्टम में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा. अब बात करते हैं जो सिस्टम है, वो सिस्टम है क्या? हमारा फैन. उसके बीच में एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, फॉर्म ऑफ एनर्जी. और वो एनर्जी कैसे कन्वर्ट हो रही है, उसका मोड भी इंपॉर्टेंट है, तभी तो थर्मोडायनेमिक्स है ना. अब देखो यहाँ पे क्या हुआ. सिस्टम जो अंडर ऑब्जर्वेशन है, वो सिस्टम भी तो बहुत तरह का हो सकता है. बिल्कुल बिल्कुल बहुत तरह का हो सकता है भाई. बहुत तरह के सिस्टम पॉसिबल है हमारे पास. अब वो क्या है? एक होता है हमारे पास ओपन सिस्टम. ठीक है बेटा, एक होता है हमारे पास ओपन सिस्टम. ओपन सिस्टम का क्या मतलब होता है? ओपन सिस्टम का क्या मतलब होता है? सिंपल सी बात है. अगर मैं ले लूं एक पानी का ग्लास, ठीक है, मैंने ले लिया अ ग्लास ऑफ वाटर. मैं गई किसी के घर और मुझे क्या चाहिए? भाई पानी दे दो, थोड़ा तो दे दो, है ना. थोड़ा तो पानी पीना ही पड़ता है भाई, प्यास लग जाती है, कहीं पे भी जाते हैं गर्मी में तो नींबू पानी चलेगा, कोई बात नहीं. चलो, अब ये है हमारा ग्लास ऑफ वाटर. ठीक है, दिस इज माई ग्लास ऑफ वाटर. ओके, अब ये जो ग्लास ऑफ वाटर है, ये पानी का जो पूरा एक ग्लास है, क्या ये ढका हुआ है? नहीं भाई नहीं. तो यहाँ पे हो क्या सकता है? यहाँ पे क्या हो सकता है? सोचो 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 सोचे सोचे. यहाँ पे ये हो सकता है कि गर्मी है तो इवेपोरेशन की वजह से पानी उड़ सकता है. मतलब मैटर, मतलब पानी के मोल्स. मैटर बोलू मोल्स बोलू, बात तो एक ही है.
पानी की बात कर रही हूँ यार, मॉलिक्यूल्स तक नहीं जाना चाहती, मैटर तक बात करूंगी, मोल्स तक बात करेंगे, ठीक है। मतलब इसमें मेरा मैटर जो है वो बाहर जा सकता है, ये बाहर जा सकता है, ये सिस्टम हुआ मेरा। ये जो ग्लास है, ये जो पानी का ग्लास है, ये मेरा एक सिस्टम है। ये जो पानी का एक ग्लास है वो मेरा सिस्टम है ना। इसके आसपास जो भी है वो क्या है, वो उसका भी तो कुछ ना कुछ नाम होगा बाबा, कुछ तो होगा। तो वो क्या है, सराउंडिंग, नेबर, सराउंडिंग। मैं अगर सिस्टम हूं तो मेरे आसपास जो भी है वो सब सराउंडिंग है, आसपास का एरिया है ना। तो ये क्या है, ये है हमारा एक सिस्टम। इसके आसपास जो भी है, जो भी अलावा है, जो भी बाहर का पार्ट है वो है मेरा सराउंडिंग, है ना। इसके आसपास से जो भी एरिया है वो सारा क्या है, सराउंडिंग, है ना, बिल्कुल। अब बात करते हैं कि जो सिस्टम है ये क्या कर सकता है। इवेपोरेशन की वजह से ये खुला हुआ है, पानी में कोई ढक्कन नहीं लगा रखा मैंने, तो होगा क्या, ये जो पानी है वो इवेपोरेट होने लग जाएगा गर्मी की वजह से, या पानी स्पिल हो जाए, गिर जाए मुझसे, तो मैटर तो एक्सचेंज हो सकता है। देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ मैटर बिटवीन सिस्टम एंड द सराउंडिंग थ्रू इवेपोरेशन और थ्रू, मैं थोड़ा फेंक दूं यार, थोड़ा थोड़ा गिरा दूं। बच्चे करते हैं ना, हाथ में ग्लास लेने की बड़ी जल्दी होती है लेकिन उसको गिरा भी बड़ी जल्दी देते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं, सबके घर में छोटे भाई बहन होते हैं, सब करते हैं। तो मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मेरा जो मैटर है, मतलब पानी जो है वो गिर सकता है, ठीक है। दूसरा क्या है बाबा, दूसरा क्या है, दूसरा है इसकी एनर्जी। किस मोड में, मतलब मैं बोलूं तो कुछ टाइम बाद ये जो पानी का ग्लास है अगर मैं फ्रिज से निकाल के बाहर रखूं और गर्मी बहुत है तो थोड़े टाइम बाद ये पानी गर्म हो जाता है, होता है कि नहीं, होता है कि नहीं। अगर ढक्कन बंद हो थोड़े टाइम बाद गर्म होता है, अगर ग्लास खुला हुआ पड़ा है तो पानी फटाफट गर्म हो जाता है। मतलब एनर्जी एक्सचेंज हो रही है बेटा। एनर्जी किस मोड में एक्सचेंज हो रही है, हीट के मोड में एक्सचेंज हो रही है, हो रही है कि नहीं। हीटिंग इफेक्ट, बाहर इतनी गर्मी है कि इसने पानी को भी गर्म कर दिया, हीटिंग इफेक्ट, है ना। इसका मतलब है यहाँ पे एनर्जी भी एक्सचेंज हो सकती है। और एनर्जी किस मोड में एक्सचेंज होती है, दो मोड में एक्सचेंज होती है। एक तो हमने अभी देखा हीट, अगर मैं स्विच ऑन करूं, पंखा चला दूं, तो पंखा चलाऊंगी तो हीट इन मोशन तो है, लेकिन उसके लिए आपके हाथ उस स्विच तक तो पहुंचने चाहिए, वर्क तो करना ही पड़ेगा, रिमोट तो दबाना ही पड़ेगा। ऑटोमेटिक है तो भी रिमोट तो दबाना पड़ेगा ना। तो इसका मतलब है एनर्जी दो फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, दो मोड में, हीट और वर्क, है ना। हीट और वर्क बहुत ही इंटरेस्टिंग है बेटा, थर्मोडायनेमिक्स बड़ा मजा आने वाला है, ध्यान से समझना, ओके। हीट और वर्क के मोड में जो एनर्जी है वो एक्सचेंज होने वाली है ना। अगर ये ओपन सिस्टम होगा तो दोनों तीनों चीजें बाहर निकलती जाएंगी, अंदर आती जाएंगी, निकलती जाएंगी, आती जाएंगी, है ना। दूसरा सिस्टम क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है क्लोज्ड सिस्टम। दूसरा हो सकता है हमारे पास क्लोज्ड सिस्टम। अब क्लोज्ड सिस्टम क्या होगा, क्लोज सिस्टम वो सिस्टम होगा अगर मैं इसी के ऊपर एक ढक्कन लगा दूं, है ना, इस पानी के ग्लास को बंद कर दूं, बंद कर देते हैं भाई, कर देते हैं, ढक्कन लगा देते हैं। अगर मैं एक बोतल के ऊपर ढक्कन लगा दूं तो भी बाहर गर्मी है, थोड़ी टाइम बाद तो वो भी पानी फ्रिज का निकला हुआ गर्म हो जाएगा। लेकिन मैं चाहे ग्लास बॉटल को ऐसे करूं, बच्चे को दूं, छोटा बच्चा ऐसे करे, घुमाए फिराए, कुछ ना करे, कुछ भी करे, फिर भी मैटर तो नहीं गिरने वाला, पानी तो बाहर जाने ही नहीं वाला, क्योंकि पानी जा ही नहीं सकता, नहीं जा सकता। तो इसमें हो क्या सकता है, इस क्लोज सिस्टम में मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा बट एनर्जी का एक्सचेंज तो पॉसिबल है, क्योंकि थोड़े टाइम बाद उसी फ्रिज के पानी को बाहर निकाल के रखेंगे तो फिर वो पानी के अंदर से हीटिंग इफेक्ट तो जा आ रहा है, हीट इन मोशन तो चल ही रहा है, काम तो सराउंडिंग कर ही रहा है ना। तो एनर्जी दो मोड में ट्रांसफर हो ही रही है, एक हीट और एक वर्क हो रही है ना, ट्रांसफर तो हो ही रहा है।
ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड सिस्टम की। थर्ड सिस्टम क्या है? वो है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है? सिंपल है, हमने ले लिया एक फ्लास्क, थर्मस फ्लास्क, है ना, हमने ले लिया एक थर्मस फ्लास्क। अगर मैं एक थर्मस फ्लास्क ले लूं, है ना, तो थर्मस फ्लास्क की टेंडेंसी ही ये होती है, हमें क्या बोल के भेजते हैं जो शॉपकीपर्स होते हैं कि छोटा बच्चा है भाई, हम बड़े भी स्कूल में जाते थे तो हम क्या करते थे यार, ग्लूकॉन डी डाल के लेके जाते हैं, बड़ा मजा आएगा, गर्मी में अच्छा रहेगा बॉडी के लिए, है ना, डिहाइड्रेशन नहीं होगी, ठंडा पानी रहना चाहिए पूरे टाइम तक रहना चाहिए ना। और ठंड में हम उसी इंसुलेटेड जो वाटर बॉटल होती है थर्मस फ्लास्क वाली, हम उसके अंदर क्या डाल के रखते हैं? गर्म पानी, ताकि कुछ टाइम तक के लिए गर्म पानी रहे, है ना, रखते हैं ना। तो हम ये सब चीजें करते हैं, लेकिन क्या वो पानी एक्चुअली सारे टाइम तक गर्म रहता है? क्या वो पानी सारे टाइम तक गर्म रहता है? नहीं बाबा नहीं, एक्चुअली वो प्योर थर्मस फ्लास्क थोड़ी है, प्योर थोड़ी है, बट हाँ कह सकते हैं कि 7-8 घंटे तक चीजें नॉर्मल रहती हैं जैसे मैं चाहती हूँ। इसका मतलब जो थर्मस फ्लास्क है, जो आइसोलेटेड सिस्टम है, उसके अंदर हीट को भी हमने मना कर दिया कि हीट अब तो तुम भी बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि हमने एयर टाइट कर दिया है उसको। बिल्कुल भी हमारी हीट यहाँ से बाहर नहीं जा सकती, सिस्टम से सराउंडिंग में ट्रांसफर नहीं हो सकती, ना ही सराउंडिंग की गर्मी मेरे सिस्टम के पानी को खराब कर सकती है, नहीं कर सकती ना। तो यहाँ पे बात आती है सिर्फ किसी की नहीं किसी की नहीं आती, मतलब यहाँ पे ना तो सिस्टम एक्सचेंज होगा, ना ही सराउंडिंग एक्सचेंज होगा, मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ना तो एनर्जी का कोई मोड जा सकता है, ना ही मेरा मैटर बाहर जा सकता है। ओके, तो देयर इज नो एक्सचेंज, देयर इज नो एक्सचेंज, कोई एक्सचेंज नहीं होगा भाई, बिल्कुल नहीं होगा। चलो मान लिया हमने कोई एक्सचेंज नहीं होगा। अब एक फोर्थ टाइप का सिस्टम होता है, उसे हम कहते हैं होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम, अब होमोजीनियस सिस्टम क्या है भाई? ऐसा सिस्टम जिसके अंदर मेरे जो पार्टिकल्स होंगे, जो भी होगा, सॉल्ट सॉल्यूशन ले लो, एक होमोजीनियस सिस्टम है ना, कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं, एकदम मिक्स हो गया। जो भी आपने दो कंपोनेंट आपस में डाले, मिक्सेबल लिक्विड्स, है ना, जो एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, तो हम उन्हें क्या कहते हैं? जिनको मैं नेकेड आई से नॉर्मल नहीं देख सकती कि उसके अंदर दो दो पार्टिकल्स हैं, डिफरेंट लोग बैठे हुए हैं, तो वो क्या है? एक होमोजीनियस सिस्टम। सॉल्ट सॉल्यूशन एक होमोजीनियस सिस्टम है। और अगर एक होमोजीनियस सिस्टम है तो उसका उल्टा हेट्रोजीनियस सिस्टम भी तो होगा, है ना। 1/5 हो जाएगा हमारे पास हेट्रोजीनियस सिस्टम, है ना। हेट्रोजीनियस सिस्टम वो जिसके अंदर मान लेते हैं हमने शुगर और थोड़ा सा राइस ले लिया, दोनों को मिक्स करोगे, पहचान सकते हो ना, आराम से पहचान सकते हैं कि एक्चुअली यहाँ पे इस पर्टिकुलर मिक्सचर के अंदर क्या है? शुगर भी है, सॉल्ट भी है और चावल भी है ना, राइस भी है, तो वो हेट्रोजीनियस सिस्टम हो गया। क्लियर? तो चलो अब इनकी डेफिनेशन लिखते हैं कि एक्चुअली ये सब है क्या, है ना। तो हमने क्या बोला? ओपन सिस्टम क्या होता है? ओपन सिस्टम वो होता है द सिस्टम विच अलाउज एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी। यस, तो एनर्जी को किस मोड में ट्रांसफर कर सकते हैं? या तो हीट या तो वर्क। ओके, अब क्लोज सिस्टम अलाउज ओनली energy to transfer, okay. Isolated do not allow anything to transfer, किसी भी चीज को ट्रांसफर नहीं होने देगा। होमोजीनियस सेम, और which is completely same throughout the bulk, पूरे बल्क में देखूंगी तो मुझे सॉल्यूशन जो होगा बिल्कुल सेम दिखाई देगा, कुछ डिफरेंस नहीं दिखाई देगा, सब कुछ सिमिलर।
ठीक है, चलो अब आप इसे नोट डाउन करो। एक क्वेश्चन करते हैं, समझते हैं वो होमोजीनियस सिस्टम है या हेट्रोजीनियस। आईआईटी में क्वेश्चन आया था, पता तो होना ही चाहिए। ओके, चलो आप इसे नोट डाउन कर लो। 1 2 3 गो, 5 6 डन। चलो अब करते हैं एक क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपको ये थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने में मजा आ रहा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है। ओके, चलो अब मैंने एक क्वेश्चन दिया जिसे मैं ले लेती हूँ एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर। ठीक है, सल्फर की ना 2 फॉर्म्स होती हैं, एलोट्रोपिक फॉर्म्स, एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर मैंने लिए। ठीक है, एक होती है रोम्बिक, ओके, एक होती है मोनोक्लिनिक। ओके बेटा, और ये दोनों की दोनों जो होती हैं वो ना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक साथ एग्जिस्ट करती है, जिसे हम कहते हैं 369 केल्विन। टेम्परेचर इज 369 केल्विन, इसे हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। द टेम्परेचर एट विच द बोथ फॉर्म्स और बोथ एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर इज बेसिकली एग्जिस्ट। ओके, दोनों की दोनों सॉलिड फॉर्म है, दोनों सॉलिड है, ये भी सॉलिड, ये भी है बाबा, ये भी है ना। अब बात ये है कि ये एक होमोजेनियस सिस्टम हुआ या हेट्रोजेनियस सिस्टम हुआ। अगर मैं बोलूं, ये अगर मैं 369 केल्विन टेम्परेचर में देखूं तो ये एक तरह का होमोजेनियस सिस्टम दिखाता है, दोनों एग्जिस्ट करते हैं साथ में। लेकिन अगर मैं 369 केल्विन से थोड़ा सा नीचे चले जाऊँ ना तो मुझे रोम्बिक ही रोम्बिक दिखाई देगा, मोनोक्लिनिक भागता जाएगा भागता जाएगा भागता जाएगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूं तो मुझे सिर्फ मोनोक्लिनिक 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 नीडल शेप क्रिस्टल्स दिखेंगे। इसका मतलब जब भी 2 सॉलिड आपस में कंबाइन होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, उनके एलोट्रोपिक फॉर्म्स ही क्यों ना हो, ग्रेफाइट डायमंड ही क्यों ना हो, तो वो दोनों सॉलिड डिफरेंट हैं और वो एक हेट्रोजीनियस सिस्टम है। दिस इज हेट्रोजीनियस सिस्टम, ये होमोजीनियस सिस्टम नहीं है, ये हमारा हेट्रोजीनियस सिस्टम है। बच्चे सोचते हैं एलोट्रोपिक फॉर्म है सल्फर की, दोनों तो सेम ही है सल्फर, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में दोनों दिखाई देते हैं और उसके नीचे सिर्फ एक एग्जिस्ट करेगा, इसके ऊपर सिर्फ मोनोक्लिनिक एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब जब भी 2 सॉलिड कंबाइन होते हैं ना तो वो 2 सॉलिड को आपको हमेशा अलग अलग फेजेस में ही काउंट करना है। तो ये होमोजीनियस नहीं, हेट्रोजीनियस फेज सिस्टम है। ये फेज दोनों अलग अलग हैं, ये हेट्रोजीनियस फेज है, होमोजीनियस नहीं है। ठीक है, आप नोट डाउन करो बेटा इसे। 1 2 3 गो। ओके, तो आई होप आपको ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है थर्मोडायनेमिक्स का बहुत मज़ा आ रहा होगा, समझ में आया होगा। बहुत ही ज़्यादा आसान है, जैसे जैसे पढ़ाती जा रही हूँ ऐसे ऐसे पढ़ते जाओ, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ा थोड़ा आगे पढ़ेंगे और धीरे धीरे चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।